प्यारे मित्रों, अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का विश्लेषण करेंगे। दोनों नेता 16 महीने बाद मिले। यह मुलाकात फ्रांस के शहर एवियन लेवेंस में हुई, जहां G7 देशों की बैठक हो रही है। यह मुलाकात उस समय हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप मीटिंग हॉल में बैठे थे, तभी पीएम मोदी वहां पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ऐसा लगा जैसे दो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं, दो मित्र नेताओं की मुलाकात हो रही है। ये तस्वीरें दोनों नेताओं के बीच मजबूत केमिस्ट्री दिखाती है। जब दोनों नेता मिल रहे थे, तब हॉल में मौजूद दुनिया के दिग्गजों की नजरें भी इस संक्षिप्त मुलाकात पर टिकी हुई थी। मित्रों, 21 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले पीएम मोदी की आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को कनाडा आने का निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों के लिए कनाडा में किए गए काम की सराहना की। एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊँ और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। मित्रों, अब बात उस मुलाकात की जिस पर दुनिया की नजर है। करीब 21 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फिर मुलाकात होगी। यह मुलाकात द्विपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित होगी। सबसे पहले फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप की कल होने वाली मुलाकात का दिल्ली कनेक्शन समझते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात उस वक्त हो रही है जब 23 और 24 जून को दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अगले दौर की बैठक होने वाली है। इस दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रीर और उनकी टीम केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेगी। दिल्ली में होने वाली इस बैठक से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात में उन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जिन पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पीएम मोदी के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी बाजार में भारत की पहुंच बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं। ट्रंप ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों में टैरिफ दरें कम करने पर भी सहमत हो सकते हैं। इसके साथ ही सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी और कृषि क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को और अधिक रियायतें देने पर भी सहमति बन सकती है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर होने ही वाले हैं। हॉर्मूज को लेकर भी सहमति बनने के संकेत मिल रहे हैं, जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में पश्चिमी एशिया में स्थिरता और तेल आपूर्ति से जुड़े मार्गों का सुरक्षित रहना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के एजेंडे में भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस से भी तेल खरीद रहा है। हॉर्मूज में पैदा हुई अनिश्चितता के कारण रूस से आने वाला तेल भी भारत को महंगा पड़ रहा है। ऐसे में भारत चाहेगा कि हॉर्मूज के रास्ते तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में समुद्री शिपिंग रूट्स की सुरक्षा और भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षा का मुद्दा भी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल रहने की संभावना है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात में ईरान से तेल की खरीद पर भी चर्चा हो सकती है। भारत पहले भी ईरान से तेल खरीदता रहा है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी बैन के बाद भारत को ईरान के तेल की सप्लाई बंद हो गई थी। ट्रंप भारत को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी बता चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत से सिर्फ व्यापार के मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी मजबूत सहयोग चाहते हैं। खासतौर पर चीन को लेकर अमेरिका भारत का साथ चाहता है। फ्रांस में होने वाली मुलाकात में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जरिए अमेरिका सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए भारत की मदद चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने चाइना +1 सप्लाई चेन की नीति अपनाई गई। वहीं भारत चीन पर निर्भरता कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में अमेरिका से सहयोग चाहता है। क्रिटिकल मिनरल्स और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं। एआई के क्षेत्र में सहयोग, नए निवेश और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी ट्रंप भारत के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं। मित्रों, समझिए कि फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हो रही यह मुलाकात दोनों देशों के लिए बहुत ही अहम है। भारत अमेरिका के साथ एक स्थायी व्यापार समझौता चाहता है, वहीं अमेरिका भारत में अपनी कंपनियों के लिए ज्यादा पहुंच चाहता है।
ट्रेड डील से पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन सकती है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हॉर्मुज के रास्ते निर्बाध तेल आपूर्ति चाहता है। साथ ही हॉर्मुज क्षेत्र में अपनी क्रू की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहता है। वहीं अमेरिका ईरान से जुड़े मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है। अमेरिका चीन को लेकर भी भारत का साथ चाहता है। वहीं भारत चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से अधिक सहयोग की अपेक्षा रखता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। इसलिए सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर लगी हुई है। मित्रों, फ्रांस में ट्रंप पीएम मोदी से मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजहबी सोच से प्रभावित अमेरिका के कुछ सांसद भारत पर सवाल उठा रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मजहबी सोच और अमेरिकी सांसद। मित्रों, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी सीनेट की सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन जेम्स रिश समेत कई सांसदों ने भारत के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम में किए गए बदलावों पर चिंता जताई है। विदेशी योगदान विनियम अधिनियम एनजीओ और निजी स्वयंसेवी संस्थाओं को विदेश से मिलने वाले धन के नियमन से संबंधित कानून है। चिंता जताने वालों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों दलों के सांसद शामिल हैं। मित्रों, अमेरिकी सांसदों की इस भारत विरोधी सोच की हम वैचारिक मरम्मत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के सांसदों को भारत के इस कानून पर क्या आपत्ति है। अमेरिकी सांसदों का कहना है, कानून में विदेशी फंड लेने का प्रमाण पत्र रद्द होने, उसे सरेंडर करने या उसके सीज हो जाने की स्थिति में विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों पर संबंधित सरकारी प्राधिकरण के अधिकार का प्रावधान उचित नहीं है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि संपत्ति पर सरकारी अधिकार के इस प्रावधान से ईसाई मिशनरियों, चर्चों और ईसाई संस्थाओं से जुड़ी संपत्तियों पर असर पड़ सकता है। यही अमेरिकी सांसदों की मजहबी सोच को दर्शाता है। अमेरिकी सांसदों को कथित तौर पर यह भी चिंता है कि इस कानून के प्रावधानों में बदलाव करके सरकार उन एनजीओ और निजी संस्थाओं पर लगाम लगाना चाहती है जो उसका विरोध करते हैं। मित्रों, समझिए, किसी भी स्वतंत्र देश को अपने समाज और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अमेरिकी सांसद दुनिया के नीति निर्धारक होने के भ्रम के शिकार प्रतीत होते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वॉशिंगटन के विलासिता से भरे कमरों में बैठकर वो भारत को भी दिशा निर्देश दे सकते हैं। ये उनकी भूल है। आज सबसे पहले अमेरिकी सांसदों को यह समझना चाहिए कि भारत ने एनजीओ और निजी संस्थाओं को विदेशों से मिलने वाले फंड को विनियमित करने वाले कानून में बदलाव की पहल क्यों की। दरअसल कई संस्थाएं विदेशी चंदा तो लेती हैं, लेकिन उस चंदे का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता जिनके नाम पर वो धन प्राप्त किया जाता है। कई बार ऐसी संस्थाओं पर धर्मांतरण, लॉबिंग और भारत विरोधी गतिविधियों को फंड करने के आरोप भी लगे। सरकार ऐसे मामलों पर रोक लगाना चाहती है। कई संस्थाएं जनहित के नाम पर विदेशी चंदा लेकर संपत्तियां बना लेती हैं, लेकिन बाद में उनका निजी उपयोग होने लगता है। सरकार इस पर भी लगाम लगाना चाहती है। सरकार किसी भी संस्था की संपत्ति पर सीधे कब्जा नहीं करेगी। संस्था जिस क्षेत्र से जुड़ी होगी उसे विनियमित करने वाली संबंधित अथॉरिटी उस संपत्ति की देखरेख करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसका उपयोग जनहित में होता रहे। बिल में यह भी प्रावधान है कि संस्थाएं सरकारी अनुमति के बिना अपनी संपत्तियों को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकती। साथ ही संस्थाओं को अपने खातों की रिपोर्ट और संपत्तियों तक संबंधित प्राधिकरण की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। यानी मित्रों, समझिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए के प्रावधानों में बदलाव का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की संस्थाओं को लक्षित करना नहीं है। यह बदलाव हर उस संस्था पर लागू होंगे जो विदेश से चंदा लेती है, चाहे वो हिंदुओं से जुड़ी संस्था हो, मुसलमानों से जुड़ी हो या ईसाइयों से जुड़ी संस्था हो। प्रावधानों में बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से जो पैसा जिस काम के लिए आता है उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए हो, और आज ही नहीं बल्कि आगे भी उसे बनाई गई संपत्तियों का उपयोग जनहित में ही होता रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनहित के नाम पर चंदा लेने वाली ये संस्थाएं कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर उन संपत्तियों का निजी उपयोग करने लगती है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। अभी यह बिल संसद में पास नहीं हुआ है, लेकिन भारत से 12,000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिकी सांसदों ने बिल के खिलाफ अभी से अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मित्रों, यह दुनिया के मंच पर भारत की छवि को बट्टा लगाने की साजिश है। आज हम आपको एक और आंकड़ा दिखा देते हैं। भारत में काम करने वाले एनजीओ और निजी संस्थाओं को साल 2016-17 में
18,337 करोड़ विदेशी फंड मिला। 2017-18 में 19,764 करोड़, 18-19 में 20,011 करोड़, 19-20 में 21-22 के दौरान 55,741 करोड़ विदेश से मिले। सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है। सरकार चाहती है कि इस पैसे का सही और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो। यही बात अमेरिकी सांसदों को चुभ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन पीस इंडिया पर 2015 में, एमनेस्टी इंडिया पर 2020 में और ऑक्सफैम इंडिया पर 2021 में नियम तोड़कर विदेशी चंदा लेने और विदेशी चंदे के दुरुपयोग के आरोप लग चुके हैं। सरकार इन संस्थाओं पर कार्रवाई कर चुकी है। आगे कोई गड़बड़ी नहीं हो इसलिए सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान में बदलाव कर रही है। यही बात मजहबी सोच में डूबे अमेरिकी सांसदों को चुभ रही है।